नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे बीएड द्वितीय वर्ष का विषय ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। उसके एक टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है ज्ञान का वर्गीकरण। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ज्ञान का वर्गीकरण क्या है। ज्ञान जो है बहुत अत्यधिक व्यापक है। अब ज्ञान की व्यापकता को देखते हुए ज्ञान का वर्गीकरण करना आवश्यक है। ज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे भौतिक ज्ञान है, रसायन विज्ञान का ज्ञान है, आदर्शवादी ज्ञान है, नैतिक ज्ञान है। ज्ञान की इतनी विविधता को देखते हुए ज्ञान का वर्गीकरण करना आवश्यक है। तो ज्ञान के वर्गीकरण के ज्ञान के स्वरूप को देखते हुए ज्ञान का वर्गीकरण एवं ज्ञान का श्रेणीकरण करना आवश्यक हो जाता है। तो ज्ञान के वर्गीकरण से क्या आशय है? ज्ञान के वर्गीकरण से आशय, ज्ञान के वर्गीकरण या वर्गीकरण का आशय ज्ञान के विविध स्वरूपों को उसकी उपयोगिता एवं आवश्यकता के अनुसार उसको वर्गीकृत करना ही ज्ञान का वर्गीकरण या ज्ञान का श्रेणीकरण कहलाता है। अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार, प्रोफेसर एस के दुबे ने ज्ञान के वर्गीकरण की ये परिभाषा दी है कि ज्ञान का वर्गीकरण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय स्तर पर छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु ज्ञान का निश्चित स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है जो कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के रूप में प्रदर्शित होता है। ज्ञान का वर्गीकरण एक व्यापक प्रक्रिया है। ये मैंने आपको अभी बताया कि ज्ञान के वर्गीकरण के अंतर्गत जैसे भौतिक ज्ञान है, रसायन ज्ञान है, इन सभी चीजों को शामिल किया जाता है, इन सभी विषयों को शामिल किया जाता है। तो विद्यालय स्तर पर छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए इन्हें निश्चित स्वरूप प्रदान किया जाता है। निश्चित स्वरूप से यहाँ पर तात्पर्य है कि ये जो ज्ञान की व्यापकता है वो हर स्तर के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक नहीं होती है। इसलिए बालकों के स्तर को देखते हुए उस संबंधित ज्ञान का स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है, उसको वर्गीकृत किया जाता है, श्रेणीकृत किया जाता है, विभाजित किया जाता है, जो कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में प्रदर्शित होता है। जो कि हम देखते हैं कि बच्चों का जो पाठ्यक्रम है वो उसी आधार पर निर्धारित होता है, उसी के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनके ज्ञान के लिए हम जब पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं या पाठ्य सहगामी क्रियाओं को शामिल करते हैं तो उसके अंतर्गत उनके स्तर को ध्यान में रखा जाएगा। उसके आधार पर ही उनमें शिक्षण सामग्री का समावेश किया जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में मुख्यतः अंग्रेजी विषय है और गणित विषय का सामान्य ज्ञान है, हिंदी विषय है और पर्यावरणीय शिक्षा, इन सभी चीजों को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ज्ञान का वर्गीकरण क्या है। अब हम पढ़ेंगे ज्ञान के वर्गीकरण की विशेषताएं। ज्ञान के वर्गीकरण की विशेषताओं के बिंदु हैं व्यापक प्रक्रिया, उपयोगी प्रक्रिया, परिवर्तनशील प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया, कठिन प्रक्रिया, विकास प्रक्रिया, आधुनिक प्रक्रिया, महत्वपूर्ण प्रक्रिया, सृजनात्मक प्रक्रिया, प्रभावी अधिगम की प्रक्रिया। अब हम एक एक बिंदु को लेकर इसका स्पष्टीकरण करते हैं। ज्ञान के वर्गीकरण की प्रथम विशेषता है व्यापक प्रक्रिया। जिस प्रकार से हमने देखा कि जो ज्ञान का वर्गीकरण है वो बहुत अधिक व्यापक प्रक्रिया है, तो जब ज्ञान व्यापक है तो ज्ञान के वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी अत्यधिक व्यापक है। ज्ञान के वर्गीकरण के अंतर्गत उसकी आवश्यकता को देखते हुए उसका वर्गीकरण किया जाता है। इसके लिए उसको श्रेणीबद्ध किया जाता है, फिर उसका विभाजन किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान की जो प्रक्रिया है वर्गीकरण की वो अत्यधिक व्यापक है। सेकंड पॉइंट है उपयोगी प्रक्रिया। ज्ञान के वर्गीकरण की प्रक्रिया को उपयोगी प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि एक निश्चित स्तर का जो बालक है वो सारा ज्ञान एक साथ प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जब हम ज्ञान का वर्गीकरण करते हैं तो उस बालक के स्तर और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम उसकी विषय वस्तु को शामिल करते हैं
इसलिए ज्ञान का जो वर्गीकरण है एक उपयोगी प्रक्रिया माना जाता है, जिससे कि बालक को उसके स्तर के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। नेक्स्ट बिंदु है परिवर्तनशील प्रक्रिया। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि समय बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, समय क्या है, परिवर्तनशील है। बदलते हुए समय के साथ साथ शिक्षा के जो मायने हैं, शिक्षा की जो आवश्यकता है, उनमें भी बदलाव आता जा रहा है। तो इस प्रकार जब हम ज्ञान का वर्गीकरण करते हैं तो उसके अंतर्गत उस परिवर्तन को ध्यान रखते हैं। परंपरागत जो चली आ रही है सामग्री, उसके आधार पर हम नवीन सामग्री का उसके साथ में समावेश करते चले जाते हैं। मतलब तात्पर्य ये है कि पुरानी सामग्री के साथ साथ नवीन तथ्यों का समावेश हम करते जाते हैं, जिससे कि बदलते हुए समय की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रक्रिया। वैज्ञानिक प्रक्रिया से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसे कुछ निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के अंतर्गत बांधा जाता है। अब जब हम ज्ञान का वर्गीकरण करते हैं तो उसकी विषय वस्तु को हमें वैज्ञानिक रूप से कुछ निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों में रहकर उसका वर्गीकरण करना पड़ता है। अब जब हम वर्गीकरण में उसके सिद्धांत और नियमों को ध्यान में रखते हैं, तभी पाठ्यक्रम की आवश्यकताएं और उसके उद्देश्य पूर्ण हो पाते हैं, अन्यथा उसके उद्देश्य और उसकी आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है कठिन प्रक्रिया। ज्ञान के वर्गीकरण को कठिन प्रक्रिया इसलिए माना जाता है क्योंकि ज्ञान के वर्गीकरण के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि क्या उस वर्गीकरण से समाज की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, क्या उस वर्गीकरण के माध्यम से हम बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे हैं, क्या हम अभिभावकों को संतुष्ट कर पा रहे हैं। तो एक शिक्षक के ऊपर बहुत सारी आकांक्षाओं का, बहुत सारी अपेक्षाओं का भार होता है। इन सभी आकांक्षाओं को पूरा करना, अपेक्षाओं को पूरा करना शिक्षक का दायित्व होता है। तो इसलिए ज्ञान के वर्गीकरण को कठिन प्रक्रिया माना जाता है, क्योंकि इसमें न केवल अभिभावक संतुष्ट होना चाहिए, बालक संतुष्ट होना चाहिए, वरन एक शिक्षक को भी संतुष्टि आवश्यक होती है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसका अध्यापन शिक्षक को ही कराना है। नेक्स्ट है विकास प्रक्रिया। ज्ञान की वर्गीकरण की प्रक्रिया को विकास की प्रक्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस तरीके से समय में बदलाव होता है, आधुनिक जगत में हम देखते हैं कि निरंतर विकास की और मनुष्य आगे बढ़ता चला जाता है, तो नित नए अनुसंधान होते हैं, नित नए विकास होते हैं, तो उन सभी चीजों को हमें ज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित करना पड़ता है। तो जब हमने उन सब चीजों को ज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किया तो उसके वर्गीकरण में भी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जो विद्यार्थी प्राथमिक स्तर के हैं उन्हें प्रारंभ से ही पर्यावरणीय शिक्षा का ज्ञान प्रदान किया जाता है। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो उसके महत्व को जान चुका है, पर्यावरण के महत्व को, उसके संरक्षण के महत्व को जान चुका है। अब जो उसका व्यवहार है उसी आधार पर होता है। मतलब यहाँ पर विद्यार्थी पर्यावरणीय विकास में अपनी अहम भूमिका निभा पा रहा है। किसके माध्यम से निभा पा रहा है? क्योंकि हमने ज्ञान के वर्गीकरण के द्वारा वो जो विषय वस्तु थी उसमें सम्मिलित किया, उस विषय वस्तु को शामिल करने से बच्चा उस गति से अपना विकास कर पा रहा है। नेक्स्ट है आधुनिक प्रक्रिया। ज्ञान का वर्गीकरण आधुनिक प्रक्रिया के रूप में इसलिए उभर कर आता है क्योंकि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे संसाधन हैं, कुछ एक ऐसी तकनीकें हैं जो पहले नहीं थी, लेकिन वर्तमान में उसका उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे आप अभी देखते हैं कि लॉकडाउन के हिसाब से हमें ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम संचालित करना है, तो हम किसका उपयोग कर रहे हैं? इंटरनेट माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। ये क्या है? सब आधुनिक तकनीकें हैं, कंप्यूटर का ज्ञान है, इंटरनेट माध्यम का उपयोग करना है, तो ये सब आधुनिक प्रक्रिया है। तो ज्ञान के वर्गीकरण के समय हमें इन सब चीज़ों को भी जोड़ना होगा, ज्ञान की व्यापकता में इन सब चीज़ों को शामिल करना होगा। तो ज्ञान के वर्गीकरण को आधुनिक प्रक्रिया के रूप में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण प्रक्रिया। ज्ञान के वर्गीकरण को महत्वपूर्ण प्रक्रिया इसलिए माना जाता है क्योंकि जब तक हम ज्ञान का वर्गीकरण नहीं करेंगे तो ज्ञान की व्यापकता के
आधार पर बच्चों में अधिगम स्तर को उच्च बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बच्चों को अध्यापन कार्य कराते हैं, उनके स्तर के अनुरूप विषय वस्तु में उपलब्ध करवाते हैं, तो उनके लिए अधिगम करना आसान हो जाता है। इसलिए अधिगम के स्तर को देखते हुए ज्ञान के वर्गीकरण को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना गया है। नेक्स्ट है सृजनात्मक प्रक्रिया। ज्ञान के वर्गीकरण को सृजनात्मक प्रक्रिया के स्वरूप को स्वीकार इसलिए किया गया है क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, अनुसंधान होते रहते हैं, अन्वेषण होते रहते हैं, तो उसका जो निष्कर्ष है, उसका जो रिजल्ट है, वो भी हमें किसमें शामिल करना पड़ता है, ज्ञान के अंतर्गत शामिल करना पड़ता है। तो इस तरीके से ज्ञान में जब वो सब तथ्य शामिल हो जाते हैं, वो सब तथ्य ज्ञान का रूप ले लेते हैं, तो ज्ञान के वर्गीकरण में उन सभी तथ्यों को शामिल किया जाता है, तो नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है और उस नवीन ज्ञान के सृजन को हम ज्ञान के वर्गीकरण में पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय समावेश उसका कर लेते हैं। लास्ट है प्रभावी अधिगम की प्रक्रिया। प्रभावी अधिगम की प्रक्रिया से यहाँ तात्पर्य है हर एक शिक्षक का ये उद्देश्य होता है कि उसका जो बच्चा है, उसका जो विद्यार्थी है, वो अच्छे से अच्छा अधिगम प्राप्त करे। अच्छे से अच्छा अधिगम प्राप्त करने के लिए क्या करता है एक टीचर, जो विषय वस्तु ज्ञात है उसे अज्ञात की ओर ले जाता है, सरल विषय वस्तु को सरल ज्ञान से कठिन ज्ञान की ओर ले जाता है, किसी न किसी रूप से बच्चे के अधिगम को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। तो ज्ञान के वर्गीकरण करते समय पाठ्यक्रम का जब निर्धारण किया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि पाठ्यक्रम में जो विषय वस्तु सरल है उसे पहले शामिल किया जाए और कठिन विषय वस्तु को बाद में शामिल किया जाए। तो इस प्रकार से हम कैसे आते हैं सरल से कठिन की ओर, जो बच्चा जानता है और जो नहीं जानता है, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि ज्ञान का वर्गीकरण क्या है और ज्ञान के वर्गीकरण की क्या विशेषताएं हैं। इन सभी चीजों के बारे में आज हमने विस्तार से अध्ययन किया और आगे मैं विषय वस्तु को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।